नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में अलंकार, समास, संधि को ट्रिक से पहचानना सीखेंगे। बहुत ही आसान और सबसे अच्छी ट्रिक के माध्यम से अलंकार, समास, संधि को पहचानना सीखेंगे। यदि आप लोग इस वीडियो को पूरा ध्यान से लास्ट तक देख लेते हैं तो इसके बाद आपको कभी भी अलंकार, समास, संधि को रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिना रटे केवल ट्रिक के माध्यम से 1 सेकंड में उत्तर पहचानना सीख जाएंगे। इसलिए आप लोग इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए। यह वीडियो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो में दोस्तों तीनों टॉपिक को एक साथ कवर करेंगे, इसलिए आप लोग इस वीडियो को पूरा ध्यान से और लास्ट तक देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों समास देखेंगे। देखिए दोस्तों, समास का शाब्दिक अर्थ है संक्षेप या संक्षेपीकरण। समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप या फिर संक्षेपीकरण, अर्थात दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने एक नवीन एवं सार्थक शब्द को समास कहते हैं। समास दोस्तों 6 प्रकार के होते हैं। पहला है अव्ययी भाव समास, दूसरा है तत्पुरुष समास, तीसरा है कर्मधारय समास, चौथा है द्विगु समास, पांचवा है द्वंद्व समास और छठा है बहुव्रीहि समास। यहाँ पर दोस्तों कर्मधारय समास और द्विगु समास जो है ये तत्पुरुष समास का ही उपभेद है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। अब इन सभी समास को ट्रिक के माध्यम से पहचानना सीखेंगे। तो चलिए सबसे पहले अव्ययी भाव समास को देखते हैं। देखिए दोस्तों, जिस शब्द के प्रारंभ में आ, भर, उप, अनु, प्रा, प्रति, निर, यथा आदि उपसर्ग लगा हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। उदाहरण के लिए प्रतिदिन, प्रतिदिन में प्रति लगा हुआ है इसलिए यह अव्ययी भाव समास है। आपको बताया गया जिस शब्द के प्रारंभ में प्रति लगा होगा वह अव्ययी भाव समास होगा। इसी प्रकार से प्रत्यक्ष लिखा है, प्रत्यक्ष में प्रा लगा हुआ है इसलिए यह भी अव्ययी भाव समास है। उपकूल में उप लगा हुआ है इसलिए यह भी अव्ययी भाव समास है। इसी प्रकार से अनुरूप में अनु लगा हुआ है, निर्भय में निर लगा हुआ है, आजन में आ लगा हुआ है, भरपेट में भर लगा हुआ है, इसलिए ये सभी क्या हैं, अव्ययी भाव समास के उदाहरण है। यथाशक्ति में यथा लगा हुआ है, निर्विवाद में निर लगा हुआ है, इसलिए ये सभी अव्ययी भाव समास के उदाहरण है। तो आपको याद रखना है जिस शब्द के प्रारंभ में आ, भर, उप, अनु, प्रा, प्रति, निर, यथा आदि उपसर्ग लगा हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। उदाहरण यहाँ पर दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं। चलिए इसके बाद दोस्तों दूसरा है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में का, की, के, को, के लिए, में, पर, से, के द्वारा आदि कारक चिन्हों का लोप होता है। कारक चिन्ह कौन होते हैं? का, की, के, को, के लिए, में, पर, से, ये सभी कारक चिन्ह हैं और तत्पुरुष समास में इन सभी कारक चिन्हों का लोप होता है। उदाहरण के लिए ऋण मुक्त लिखा गया है, इसका समास विग्रह ऋण से मुक्त होता है, इसमें से कारक चिन्ह छिपा हुआ है इसलिए ऋण मुक्त तत्पुरुष समास हो जाएगा। इसी प्रकार से मोक्ष प्राप्त लिखा गया है, इसका समास विग्रह मोक्ष को प्राप्त होता है। मोक्ष प्राप्त का मतलब मोक्ष को प्राप्त, तो को कारक चिन्ह मोक्ष प्राप्त में छिपा हुआ है इसलिए मोक्ष प्राप्त तत्पुरुष समास का उदाहरण है। इसी प्रकार से देशभक्ति लिखा है, इसका अर्थ होता है देश के लिए भक्ति, तो के कारक चिन्ह इसमें छिपा हुआ है इसलिए देशभक्ति भी तत्पुरुष समास का उदाहरण है। राजपुत्र, राजपुत्र का अर्थ होता है राजा का पुत्र, तो का कारक चिन्ह राजपुत्र में छिपा हुआ है इसलिए यह भी तत्पुरुष समास का उदाहरण है। इसी प्रकार से कवि श्रेष्ठ, इसका अर्थ होता है कवियों में श्रेष्ठ, इसमें में कारक चिन्ह का लोप है इसलिए यह भी तत्पुरुष समास का उदाहरण है। तो याद रखिएगा तत्पुरुष समास में का, की, के, को, के लिए, में, पर, से, के द्वारा आदि कारक चिन्हों का लोप होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला है कर्मधारय समास। देखिए दोस्तों, कर्मधारय समास में प्रथम पद दूसरे पद की विशेषता बताता है। याद रखिएगा कर्मधारय समास में प्रथम पद दूसरे पद की विशेषता बताता है। उदाहरण के लिए नील गाय लिखा गया है, इसका अर्थ होता है नीली है जो गाय।
नील गाय का मतलब नीली है जो गाय, गाय कैसी है, नीली है। यहाँ पर गाय की विशेषता बताई गई है, इसलिए नील गाय क्या है, कर्मधारय समास है। इसी प्रकार से महापुरुष, महान है जो पुरुष, पुरुष कैसा है, महान है, तो यहाँ पर भी कर्मधारय समास होगा। महासागर, महान है जो सागर, सागर कैसा है, महान है, तो इसमें भी कर्मधारय समास होगा। चंद्रमुख, चंद्र के समान मुख, मुख कैसा है, चंद्र के समान है, तो इसमें भी कर्मधारय समास होगा। याद रखिएगा, कर्मधारय समास में प्रथम पद दूसरे पद की विशेषता बताता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द्वंद्व समास, ये बहुत ही आसान है, इसे भी आप लोग ध्यान से देखिए। द्वंद्व समास का विग्रह करने पर इनके दो पदों के बीच में और, या, अथवा तथा शब्द आते हैं तथा अधिकांश उदाहरण में योजक चिन्ह लगा होता है। उदाहरण के लिए देश विदेश, इसमें योजक चिन्ह लगा है, इसलिए यह द्वंद्व समास है। और इसका समास विग्रह करने पर देश और विदेश होता है। इसका समास विग्रह क्या होता है, देश और विदेश होता है। यहाँ पर और शब्द आ रहा है, इसलिए यह द्वंद्व समास का उदाहरण है। राधा कृष्ण, इसका समास विग्रह राधा और कृष्ण होता है, इसलिए इसमें भी द्वंद्व समास है। माता पिता, माता और पिता, और इसमें योजक चिन्ह भी लगा है, इसलिए यह द्वंद्व समास का उदाहरण है। तो सभी समास बहुत ही आसान है, इसी प्रकार से आप ट्रिक से आसानी से पहचान सकते हैं। इसके बाद है द्विगु समास। द्विगु समास में आप लोग ध्यान से देखिए, जिस समास का प्रथम पद संख्यावाची हो तथा अंतिम पद संज्ञा हो उसे द्विगु समास कहते हैं। उदाहरण के लिए चौराहा, चौराहा इसका अर्थ होता है चार राहों का समूह, तो चौराहा में पहले संख्यावाची शब्द लगा हुआ है, चार राहों का समूह। चौराहा का मतलब होता है चार राहों का समूह, तो चार क्या है, संख्यावाची शब्द है, इसलिए यह द्विगु समास का उदाहरण है। नवरत्न, नौ रत्नों का समूह, नौ क्या है, संख्यावाची है, इसलिए यह द्विगु समास का उदाहरण है। तिरंगा, तीन रंगों का समूह, तिरंगा में भी संख्यावाची शब्द है पहले, इसलिए यह भी द्विगु समास का उदाहरण है। त्रिभुज, त्रिभुज तीन भुजाओं का समाहार, त्रिभुज में भी पहला पद क्या है, संख्यावाची है, इसलिए यह द्विगु समास का उदाहरण है। तो याद रखिएगा, जिस समास का प्रथम पद संख्यावाची तथा अंतिम पद संज्ञा हो उसे द्विगु समास कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, बहुब्रीहि समास। इसे ध्यान से देखिए, जिस समास में दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। इसमें दोस्तों ज्यादातर देवी देवताओं के नाम होते हैं। उदाहरण के लिए चक्रपाणि, इसका अर्थ होता है चक्र है पाणी में जिसके, चक्र है हाथ में जिसके, अर्थात विष्णु। चक्र किसके हाथ में होता है, भगवान विष्णु के हाथ में होता है, तो यहाँ पर चक्रपाणि किसकी ओर संकेत कर रहा है, भगवान विष्णु की ओर संकेत कर रहा है, इसलिए यहाँ पर बहुब्रीहि समास होगा। चक्रपाणि में बहुब्रीहि समास होगा क्योंकि चक्रपाणि भगवान विष्णु की ओर संकेत कर रहा है। ठीक इसी प्रकार से पीतांबर, पीत है अंबर जिसका, अर्थात श्री कृष्ण, पीत है अंबर जिसका अर्थात श्री कृष्ण, तो पीतांबर ये श्री कृष्ण की ओर संकेत कर रहा है, इसलिए इसमें भी बहुब्रीहि समास होगा। दस आनन, दस है आनन जिसके, दस है मुख जिसके, अर्थात रावण, यहाँ पर रावण की ओर संकेत किया गया है, इसलिए दशानन में बहुब्रीहि समास होगा। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, लंबा है पेट जिसका, अर्थात भगवान गणेश, तो यहाँ पर गणेश जी की ओर संकेत किया गया है, इसलिए लंबोदर में भी बहुब्रीहि समास होगा। तो याद रखिएगा, जिस समास में दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। इसमें ज्यादातर देवी देवताओं के नाम होते हैं। तो यहाँ पर बहुब्रीहि समास भी आपका कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद दोस्तों संधि को शुरू करेंगे। संधि पहले आप समझिए किसे कहते हैं। देखिए दोस्तों, दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। संधि के तीन भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। इसमें दोस्तों स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। पहला है दीर्घ संधि, दूसरा है गुण संधि, तीसरा है वृद्ध संधि, चौथा है यण संधि, पांचवा है अयाद संधि। तो यहाँ पर पांचों संधि को
पहले देखेंगे, उसके बाद व्यंजन संधि और विसर्ग संधि को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है दीर्घ संधि। जिस शब्द के बीच में बड़ी मात्रा लगी होती है उसमें दीर्घ संधि होती है। बहुत ही आसान सा ट्रिक है। जिस शब्द के बीच में बड़ी मात्रा लगी होती है उसमें दीर्घ संधि होती है। उदाहरण के लिए विद्यार्थी, विद्यार्थी में बीच में बड़ी मात्रा लगी है इसलिए इसमें दीर्घ संधि होगा। विद्यालय में बड़ी मात्रा लगी हुई है बीच में, इसलिए इसमें भी दीर्घ संधि होगा। रविंद्र में आप देखेंगे इसमें भी बड़ी मात्रा लगी है बीच में, इसलिए इसमें भी दीर्घ संधि होगा। इसी प्रकार से भानुदय, गिरीश, महात्मा, देवालय, गीतांजलि, इन सभी में बीच में बड़ी मात्रा लगी है इसलिए इसमें दीर्घ संधि है। तो याद रखिएगा, जिस शब्द के बीच में बड़ी मात्रा लगी होती है उसमें दीर्घ संधि होती है। बहुत ही आसान सा ट्रिक है। अगला आप देखेंगे दोस्तों गुण संधि। गुण संधि का भी बहुत ही आसान सा ट्रिक है। इसमें आप लोग ध्यान से देखिए, जिस शब्द में ऊपर केवल एक मात्रा लगी हो उसमें गुण संधि होता है। जिस शब्द में ऊपर केवल एक मात्रा लगी हो उसमें गुण संधि होता है। उदाहरण के लिए सुरेंद्र, सुरेंद्र में आप देखेंगे ऊपर एक मात्रा लगी है इसलिए इसमें गुण संधि है। भारतेंदु में ऊपर एक मात्रा लगी है इसलिए इसमें भी गुण संधि है। नरेश में ऊपर एक मात्रा लगी है, महेंद्र में भी ऊपर एक मात्रा लगी है, महोदय में भी ऊपर एक ही मात्रा लगी है, देवर्षि में एक ही मात्रा ऊपर लगी है, महोत्सव में भी एक ही मात्रा ऊपर लगी है, इसलिए इसमें गुण संधि है। तो याद रखिएगा, ऊपर एक मात्रा लगी होगी तो उसमें गुण संधि होगा। बहुत ही आसान सा ट्रिक है, इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला है दोस्तों वृद्ध संधि। इसका भी बहुत ही आसान सा ट्रिक है। जिस शब्द में ऊपर दो मात्राएं लगी होती हैं, दो मात्राएं ऊपर लगी होती हैं उसमें वृद्ध संधि होती है। उदाहरण के लिए सदैव, सदैव में आप ऊपर देखेंगे दो मात्राएं लगी है। परमोजस्वी में आप ऊपर देखेंगे दो मात्रा लगी है। एकाएक में ऊपर देखेंगे दो मात्रा लगी है। महोषध में ऊपर देखेंगे दो मात्रा लगी है। परमोदार्य में भी आप देखेंगे ऊपर दो मात्रा लगी है। वनौषधि में भी ऊपर दो मात्रा लगी है। तो जिसमें दो मात्राएं लगी होती हैं वह वृद्ध संधि होता है, उसमें वृद्ध संधि होता है। जिस शब्द में ऊपर दो मात्राएं लगी होती हैं उसमें वृद्ध संधि होता है। इसे आप लोग याद रखिएगा। तो आप लोग देख रहे हैं, बहुत ही आसान सा ट्रिक है। इसे आप लोग एक बार एग्जाम से पहले भी देख कर जाएंगे तो बहुत ही आसानी से आप लोग समास, संधि, अलंकार को बहुत ही आसानी से आप लोग हल कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अलंकार को देखेंगे। तो अभी आप लोग संधि को पूरा कंप्लीट कर लीजिए, इसके बाद अलंकार को देखेंगे। इसी वीडियो में तीनों टॉपिक को ही कवर करेंगे। अगला है यण संधि। इस संधि में या व के पहले आधा व्यंजन लगा होता है। बहुत ही आसान सा ट्रिक है। इस संधि में या व के पहले आधा व्यंजन लगा होता है। किसमें? यण संधि में। उदाहरण के लिए प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष में आप देखेंगे या के पहले आधा व्यंजन लगा है इसलिए इसमें यण संधि है। इत्यादि में आप देखेंगे या के पहले आधा व्यंजन लगा है इसलिए इसमें भी यण संधि है। व्याकरण में भी आप देख रहे हैं आधा व्यंजन लगा हुआ है या के पहले। प्रत्येक में आप देखेंगे या के पहले आधा व्यंजन है, व के पहले यहाँ पर आधा व्यंजन है। अन्वय में, न्यून में आप देखेंगे या के पहले आधा व्यंजन है। स्वागत में व के पहले आधा व्यंजन है। अभ्युदय में या के पहले आधा व्यंजन है। तो याद रखिएगा, यण संधि में या व के पहले आधा व्यंजन लगा होता है। ठीक है, यण संधि में क्या होता है? या व के पहले आधा व्यंजन लगा होता है। जिस शब्द में या व के पहले आधा व्यंजन लगा होता है उसमें यण संधि होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला है अयाद संधि। इस संधि में ए ओ औ की मात्रा नहीं लगी होती। याद रखिएगा, अयाद संधि में ए ओ औ की मात्रा नहीं लगी होती। अधिकतम 3 अक्षर के शब्द होते हैं। उदाहरण के लिए नयन, नयन में देखिए ए ओ औ की मात्रा बिल्कुल नहीं लगी है और अधिकतम 3 अक्षर का शब्द है, इसलिए इसमें अयाद संधि है। नायक, गायक, पवन, पावक, नायिका, गायिका, भवन, हवन, इन सभी में ए ओ औ की मात्रा नहीं लगी है और ये सभी अधिकतम 3 अक्षर के शब्द हैं, इसलिए इन सभी में अयाद संधि है। तो अयाद संधि का बहुत ही आसान सा ट्रिक है। अगला है दोस्तों व्यंजन संधि। तो व्यंजन संधि भी आप लोग ध्यान से देखिए। जब व्यंजन के साथ व्यंजन या स्वर का मेल होता है तो उससे होने वाले विकार या परिवर्तन को ही व्यंजन संधि कहते हैं। जब व्यंजन के साथ व्यंजन या फिर स्वर का मेल होता है, जैसे
वागीश यहाँ पर लिखा गया है, इसका संधि विच्छेद होता है वाक धन ईश। यहाँ पर व्यंजन के साथ स्वर का मेल हो रहा है, इसलिए यहाँ पर व्यंजन संधि है। इसी प्रकार से ऋग्वेद, इसका संधि विच्छेद ऋक धन वेद होता है। यहाँ पर व्यंजन के साथ व्यंजन का मेल हो रहा है, इसलिए यहाँ पर व्यंजन संधि है। वागजाल, इसका संधि विच्छेद वाक धन जाल होता है। यहाँ पर भी व्यंजन के साथ व्यंजन का मेल हो रहा है, इसलिए यहाँ पर व्यंजन संधि है। चलिए अगला है दोस्तों विसर्ग संधि। विसर्ग के बाद, विसर्ग का चिन्ह यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को विसर्ग संधि कहते हैं। उदाहरण के लिए मनः धन रथ, मनः धन रथ बराबर मनोरथ। मनोरथ में कौन सी संधि है पूछा जाता है, तो इसमें विसर्ग संधि है। इसका संधि विच्छेद मनः धन रथ होता है। इसी प्रकार से अधोगति, अधोगति में विसर्ग संधि है, इसका संधि विच्छेद अधः धन गति होता है। और मनोयोग, इसमें भी विसर्ग संधि है, क्योंकि इसका संधि विच्छेद मनः धन योग होता है। ठीक है, तो ये विसर्ग संधि का नियम है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब यहाँ से अलंकार की ट्रिक देखेंगे। सबसे पहले अलंकार किसे कहते हैं इसे देखेंगे। देखिए दोस्तों, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले गुण धर्म को अलंकार कहते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले गुण धर्म को अलंकार कहते हैं। अलंकार को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। किंतु अलंकार के 2 मुख्य भेद बताए गए हैं। पहला है शब्दालंकार, दूसरा है अर्थालंकार। तो शब्दालंकार के जो प्रमुख प्रकार हैं उन्हें ट्रिक के माध्यम से पहले देखेंगे। पहला है दोस्तों अनुप्रास अलंकार। यहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। अनुप्रास अलंकार की ट्रिक क्या है? जहाँ एक ही वर्ण या अक्षर की बार बार आवृत्ति होती है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। याद रखिएगा, जहाँ एक ही वर्ण या अक्षर की बार बार आवृत्ति होती है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण के लिए तरनि तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए, तरनि तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए। इसमें आप लोग देखेंगे त वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही है। तो याद रखिएगा, जहां एक ही वर्ण या अक्षर की बार बार आवृत्ति होती है वहां अनुप्रास अलंकार होता है। तो यहाँ पर आपका अनुप्रास अलंकार होगा। तरनि तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। इसी प्रकार से दूसरा उदाहरण है रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीता राम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीता राम। इसमें आप लोग देखेंगे रा वर्ण की और प वर्ण की और घ वर्ण की और व वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही है, इसलिए इसमें भी अनुप्रास अलंकार होगा। तो याद रखिएगा, जहां एक ही वर्ण या अक्षर की बार बार आवृत्ति होती है वहां अनुप्रास अलंकार होता है। आगे बढ़ते हैं, दूसरा है दोस्तों यमक अलंकार। इसे भी आप लोग ध्यान से देखिए। जहां एक ही शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए और हर बार उसका अर्थ अलग अलग हो। जहां एक ही शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए और हर बार उसका अर्थ अलग अलग हो वहां पर यमक अलंकार होता है। उदाहरण के लिए कनक कनकते 100 गुनी माँ दक्ता अधिकाय वा खाए बौराए जग या पाए बौराए। यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि कनक शब्द 2 बार आ रहा है और दोनों बार कनक का अलग अलग अर्थ है। पहले कनक का अर्थ यहाँ पर सोना है और दूसरे कनक का अर्थ यहाँ पर धतूरा है। तो याद रखिएगा, जहां एक ही शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए और हर बार उसका अर्थ अलग अलग हो वहां पर यमक अलंकार होता है। इसी प्रकार से दूसरा उदाहरण है काली घटा का घमंड घटा। यहाँ पर आप लोग देखेंगे घटा शब्द 2 बार आ रहा है। पहले घटा का अर्थ बादल है और दूसरे घटा का अर्थ क्या है? कम होना है। तो यहाँ पर भी आपका यमक अलंकार होगा। तो याद रखिएगा, जहां एक ही शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए और हर बार उसका अर्थ अलग अलग हो वहां पर यमक अलंकार होता है। अगला है दोस्तों श्लेष अलंकार। इस वीडियो को आप लोग पूरा लास्ट तक देखिए, इससे आपको काफी ज्यादा लाभ मिलेगा। एग्जाम में आप
कभी भी अलंकार समास संधि गलत नहीं करेंगे। यदि इस वीडियो को आप लोग एग्जाम से 1 घंटे पहले भी देख कर जा रहे हैं तब भी आप अलंकार समास संधि को कभी गलत नहीं करेंगे। श्लेष अलंकार, जहां एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकलते हैं, याद रखिएगा, जहां एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकलते हैं वहां पर श्लेष अलंकार होता है। उदाहरण के लिए नवजीवन दो घनश्याम हमें, नवजीवन दो घनश्याम हमें, यहाँ पर नवजीवन के 2 अर्थ निकल रहे हैं और घनश्याम के भी 2 अर्थ निकल रहे हैं। नवजीवन का पहला अर्थ यहाँ पर जल है और दूसरा अर्थ नया जीवन है। उसी प्रकार से यहाँ पर घनश्याम का भी पहला अर्थ काला बादल है और दूसरा अर्थ कृष्ण है। तो यहाँ पर क्या होगा, श्लेष अलंकार होगा, क्योंकि जहां एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकलते हैं वहां पर श्लेष अलंकार होता है। दूसरा उदाहरण है रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। यहाँ पर आप लोग देखेंगे पानी शब्द के कई अर्थ निकल रहे हैं। यहाँ पर पानी का एक अर्थ चमक है, दूसरा अर्थ प्रतिष्ठा है, तीसरा अर्थ जल है। तो याद रखिएगा जहां एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकलते हैं वहां पर श्लेष अलंकार होता है। अगला है दोस्तों अर्थालंकार। अर्थालंकार के जो प्रमुख प्रकार हैं उन्हें यहाँ पर ट्रिक के माध्यम से देखेंगे। पहला है उपमा अलंकार। देखिए दोस्तों, जिस वाक्य में सा, सी, से, सो, सरिस, सदृश, सम, तुल्य, जैसा, की तरह, के समान आदि शब्द आए हों वहां पर उपमा अलंकार होता है। उदाहरण के लिए पीपर पात सरिस मन डोला, पीपर पात सरिस मन डोला, इसमें उपमा अलंकार है क्योंकि इसमें सरिस शब्द आ रहा है। आपको बताया गया जिस वाक्य में सरिस शब्द आ जाए वहां पर उपमा अलंकार होता है। दूसरा है हरिपद कोमल कमल से, इसमें भी उपमा अलंकार है क्योंकि इसमें से शब्द आ रहा है। आपको बताया गया जिस वाक्य में से शब्द आ जाए वहां पर उपमा अलंकार होता है। अगला है दीप सा मन जल चुका है, इसमें भी दोस्तों उपमा अलंकार है क्योंकि इसमें सा शब्द आ रहा है। आपको बताया गया जिस वाक्य में सा शब्द आ जाए, सी शब्द आ जाए, से आ जाए वहां पर उपमा अलंकार होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों रूपक अलंकार। ध्यान से आप लोग इसे देखिए, जहां 2 शब्दों के बीच योजक चिन्ह लगा हो और योजक चिन्ह के आगे सा, सी, से ना आए हों। याद रखिएगा, जहां 2 शब्दों के बीच योजक चिन्ह लगा हो और योजक चिन्ह के आगे सा, सी, से ना आए हों वहां पर रूपक अलंकार होता है। उदाहरण के लिए मैं तो चंद्र खिलौना लय हो, यहाँ पर देखिए योजक चिन्ह लगा हुआ है लेकिन योजक चिन्ह के आगे सा, सी, से नहीं आया है, इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार होगा। इसी प्रकार से चरण कमल बंदो हरिराई, इसमें भी आप देखेंगे यहाँ पर योजक चिन्ह लगा हुआ है लेकिन योजक चिन्ह के आगे सा, सी, से नहीं आया है, इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार होगा। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, यहाँ पर भी आप देखेंगे योजक चिन्ह लगा हुआ है लेकिन योजक चिन्ह के आगे सा, सी, से नहीं आया है, इसलिए इसमें भी रूपक अलंकार होगा। तो याद रखिएगा जहां 2 शब्दों के बीच योजक चिन्ह लगा हो और योजक चिन्ह के आगे सा, सी, से ना आया हो वहां पर रूपक अलंकार होता है। अगला है दोस्तों उत्प्रेक्षा अलंकार। ध्यान से आप लोग इसे भी देखिए, जिस पंक्ति में जनु जानो जनहु, मनु मानो मनहु, मानहु जान पड़ता है, ज्यों आदि शब्द आए हों वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उदाहरण के लिए सोहत ओढ़े पीत पट, श्याम सलोने गात, मनहु नीलमणि शैल पर, आतप परयो प्रभात। आपको बताया गया जिस पंक्ति में मनहु शब्द आ जाए वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, तो यहाँ पर भी उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। दूसरा उदाहरण है सतसैया के दोहरे, ज्यों नावक के तीर, देखन में छोटन लगे, घाव करे गंभीर। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं ज्यों शब्द यहाँ पर आया है। जिस पंक्ति में ज्यों शब्द आ जाए वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, तो यहाँ पर भी आपका उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों अतिशयोक्ति अलंकार। जिस पंक्ति में
किसी वस्तु या व्यक्ति का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया हो। ध्यान दीजिए, जिस पंक्ति में किसी वस्तु या व्यक्ति का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया हो वहां पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। उदाहरण के लिए, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सिगरी जल गई, गए निशाचर भाग। यहाँ पर दोस्तों बढ़ा चढ़ाकर बोला जा रहा है। यहाँ पर बोला जा रहा है कि हनुमान जी की पूंछ में आग लगने से पहले ही पूरी लंका जल गई और सभी निशाचर भाग गए। तो यहाँ पर बढ़ा चढ़ाकर बोला गया है, इसलिए यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों भ्रांतिमान अलंकार। जहां भ्रम की स्थिति पैदा हो, याद रखिएगा, जहां भ्रम की स्थिति पैदा हो तथा भ्रम, भ्रांति, जानी, मानी, समुझी आदि शब्दों का प्रयोग किया गया हो वहां पर भ्रांतिमान अलंकार होता है। उदाहरण के लिए, जानि श्याम घनश्याम को नाच उठे वन मोर। जानि श्याम घनश्याम को नाच उठे वन मोर। यहाँ पर दोस्तों जानि शब्द का प्रयोग किया गया है, इसलिए यहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार है। ये दोस्तों भ्रांतिमान अलंकार को पहचानने की ट्रिक है। दूसरा है, वृंदावन विहरत फिरै राधा नंद किशोर, नीरद दामिनी जानि संग डोलय बोलय मोर। यहाँ पर भी आप लोग देखेंगे जानि शब्द का प्रयोग किया गया है, इसलिए इसमें भी भ्रांतिमान अलंकार होगा। तो याद रखिएगा, जहां भ्रम की स्थिति पैदा हो तथा भ्रम, भ्रांति, जानी, मानी, समुझी आदि शब्दों का प्रयोग किया गया हो वहां पर भ्रांतिमान अलंकार होता है। तो इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर अलंकार, समास, संधि की महत्वपूर्ण ट्रिक बताई गई। इस वीडियो से आपको एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा लाभ मिलेगा। आशा है यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करिए और कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अब आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।